आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो फिर हम इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। इसका मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम क्या कहते हैं ज़िंदा जीव या फिर उस ज़िंदा जीव के एंजाइम्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हो, यूज़फुल हो, काम के लिए ह्यूमन के काम की चीज़ बनाने के लिए हम ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स या फिर उससे निकलते हुए एंजाइम्स को यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। In this sense, making curd, bread or wine, which are all micro-mediated processes, could be thought as a form of biotechnology. तो फिर हम जब कर्ड बनाते हैं, हम ब्रेड बनाते हैं, तो हम उसमें ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स को तो यूज़ करें, ज़िंदा जीव को यूज़ करें। वो जीव क्या है? कर्ड के लिए तो है बैसिलिक एसिड, और ब्रेड के लिए है ईस्ट, और फिर वाइन को भी हम बनाते हैं फर्मेंट करके, तो उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। तो फिर हम इन तीनों प्रोसेसेस में देख सकते हैं कि हम माइक्रोब को यूज़ करें, इसलिए इसे कहते हैं माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस। इसे भी हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल के लिए। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। ये बहुत लिमिटेड यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में। इसका ये कहने का मतलब है कि टू रेफ़र टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू अचीव द सेम ऑन अ लार्ज स्केल। तो फिर क्या चीज़ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ होता है? वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हम जेनेटिक्स में चेंज करते हैं, तो फिर वो लिमिटेड होता है ताकि हम उसे लार्ज स्केल में बना सके। और ये ज़्यादा इजी भी नहीं होता जेनेटिकली मॉडिफाई करना किसी ऑर्गेनिज़म को, तो इसलिए ये लिमिटेड फॉर्म में आजकल के ज़माने में यूज़ होता है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोलॉजी। तो फिर और भी प्रोसेसेस और टेक्निक्स बायोलॉजी के अंदर आते हैं, हम उसे पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बोला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब होता है जो बाहर आउटसाइड दी बॉडी होता है, मतलब बॉडी के बाहर जो प्रोसेसेस होते हैं उस और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होते हैं। माने जो बॉडी के बाहर होंगे अब प्रोसेसेस, तो उसके लिए हमें कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा बॉडी के बाहर, तो उसे हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है विट्रो फर्टिलाइजेशन, माने फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रहा है, नेचुरल वे से नहीं, आर्टिफिशियल वे से, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी को हम बाहर ही फर्टिलाइज़ करते, मतलब हम ओवम सेपरेटली निकाल लेते हैं बाहर, और हम स्पर्म भी सेपरेटली बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर हम एक टेस्ट ट्यूब में बाहर उन स्पर्म और ओवम को फ्यूज़ कर देते हैं, तो उससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। जो कपल्स यूजुअली नहीं कर पाते फर्टिलाइजेशन नेचुरल वे से, उनके लिए यूज़ होता है। या फिर जो कपल करना नहीं चाहते नेचुरली फर्टिलाइज, मतलब उनकी चॉइस है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी यूजुअली तब यूज़ करता है जब हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए बॉडी रेडी नहीं होती, तो फिर तब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए, मतलब ये मेथड यूज़ होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, जीन को बनाना और उसे यूज़ करना, ये भी एग्ज़ाम्पल हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी में एग्ज़ाम्पल में हमने लर्न किया विट्रो फर्टिलाइजेशन, माने फर्टिलाइजेशन जो बाहर होता है, माने फर्टिलाइजेशन माने मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना आउटसाइड द बॉडी, और सिंथेसाइजिंग अ जीन माने जीन को बनाना, और फिर हम उस जीन को यूज़ करते हैं। तो फिर ये सब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। तो फिर
हम डीएनए वैक्सीन्स भी बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ये करता है। और हम क्या कहते हैं, किसी डिफेक्टिव जीन है, माने डिफेक्टिव जीन हो सकता है कि क्या कहते हैं उस जीन के कारण कोई बीमारी आ रही हो प्रोजेनी या फिर बेबी में, तो फिर उस डिफेक्टिव जीन को ठीक करने के लिए ये काम होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये सब फिर लिखा है आर ऑल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माने ये सब जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन को बनाना, उसे इस्तेमाल करना, डीएनए वैक्सीन बनाना और डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, माने सही करना ख़राब जीन को, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। The European Federation of Biotechnology (EFB) has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration of natural science and organisms, cell part thereof, and molecular analogues for products and services। तो फिर इसमें ये बोला है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की कि द इंटीग्रेशन माने जोड़ना, नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल्स को, इंटीग्रेशन माने जोड़ना नेचुरल साइंस ऑर्गेनिजम्स और सेल को। तो फिर EFB या फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये बोला था कि हम जोड़ते हैं ऑर्गेनिज़म या फिर सेल्स के पार्ट्स को ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सके उससे, माने हम ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करेंगे या फिर सेल्स के पार्ट्स या फिर ऑर्गेनिज़म्स को पार्ट को ऐसे यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जिससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो सके ह्यूमंस को। और इनकम्पासिस का मतलब ये होता है कि होल्ड करना या फिर इंक्लूड करना। तो फिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को एक साथ इंक्लूड करके ये हमारे सामने डेफिनेशन लाया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कहते हैं यूज़ करती है ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या फिर उन दोनों के पार्ट्स को ऐसे यूज़ करती है जिससे हम न्यू प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके ह्यूमंस को जो बेनिफिशियल हो ह्यूमंस के लिए। तो फिर अभी हम न्यू टॉपिक लीड करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अमॉन्ग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर जेनेटिक इंजीनियरिंग techniques to alter the chemistry of genetic material DNA and RNA। तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक्स ऐसी होती है जो बदल देती है केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो फिर केमिस्ट्री को बदलने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ACT और ऐसे रहता है ना, ATCG ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं। तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम उस केमिस्ट्री को बदल सकते हैं ताकि हम करेक्ट कर सके जेनेटिक मटेरियल को या फिर हम उसे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स में बना सके जेनेटिक इंजीनियरिंग में, टू इंट्रोड्यूस these into host organism and thus change the phenotype of the host organism। अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने हमारा जेनेटिक मटेरियल को बदल लिया। अब ये जेनेटिक मटेरियल को हमें एक होस्ट ऑर्गेनिज़म में डालना होगा ताकि वो होस्ट ऑर्गेनिज़म को वो जेनेटिक मटेरियल मिले और वो होस्ट ऑर्गेनिज़म उसी जो नया बना हुआ जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो हमने बनाया था। समझने की बात यह है कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए किया था ताकि हम जो DNA और RNA या फिर है
वो जो अनडिज़ायरेबल डीएनए आरएनए है, जो डिफेक्टिव डीएनए आरएनए है, हमने उसे ठीक करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया। अब हम उस होस्ट ऑर्गेनिजम्स में ऐड करेंगे ये आरएनए या फिर डीएनए जिसको इसकी ज़रूरत है। मान लो एक ऑर्गेनिज़म है ए, उसका जेनेटिक मटेरियल उसके लिए अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स बना रहा है, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसका डीएनए ठीक करके उसी के अंदर डालेंगे। अब हम ये जो नया जेनेटिक मटेरियल है हम ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि उस ऑर्गेनिज़म में जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम थी, जो ऑकर करती थी प्रॉब्लम्स उसके जेनेटिक मटेरियल के कारण, वो ठीक हो जाए और ऑर्गेनिज़म का फिनोटाइप बदल जाए। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज़म जो पहले वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो ना करे। इसलिए हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो मटेरियल प्राप्त किया है, माने न्यू डीएनए या फिर आरएनए, हम इसलिए होस्ट ऑर्गेनिज़म में उसे इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो होस्ट ऑर्गेनिज़म उस प्रॉब्लम से उभर चाहे, माने उस प्रॉब्लम को हटा दे वो जेनेटिक मटेरियल जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए हैं। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। तो फिर जिस टूल से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे या फिर कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का काम करेंगे, उसमें हमें क्या कहते हैं, स्टेराइल रखना चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे हम करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का काम। वो ऐसे इसलिए है, स्टेराइल का मतलब है साफ़ रखना। अब हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम जो डीएनए मान लो कट कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई अननेसेसरी बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होने चाहिए, वरना वो अगर डीएनए में ग्रो हो जाए तो फिर अगर हम उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर वो अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया आ जाएंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अननेसेसरी माइक्रोब्स, जो अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स हैं, वो आ जाए होस्ट के ऑर्गेनिज्म में, जो प्रॉब्लम और क्रिएट कर दें। तो फिर इसलिए हम स्टेराइल माने क्लीन रखते हैं और कहते हैं वो इन्वायरमेंट जिसमें हम बना रहे हैं न्यू जेनेटिक मटेरियल या फिर कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का काम, ताकि न्यू कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो उसमें। इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रो। अब डिज़ायरेबल माने होता है जो चाहते हैं हम, जो डिज़ायर्ड माइक्रो, तो फिर इसमें भी वही लिखा है कि हम जो डिज़ायर्ड माने जो हमें चाहिए वही माइक्रोब्स या फिर यूकैरियोटिक सेल ग्रो हो लार्ज क्वांटिटी में, और उसके साथ कोई अनडिज़ायरेबल माने जो हम नहीं चाहते वो वाले माइक्रोब्स ना ग्रो हो, जो चाहते उस माइक्रोब्स के साथ। तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट को साफ स्टेराइल रखना है, साफ, ताकि क्या कहते हैं हम लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस करें उसी यूकैरियोटिक सेल या फिर जीन या फिर जो भी हो, तो फिर वो लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस हो तो फिर उसमें कोई भी अननेसेसरी बैक्टीरिया या फिर कोई अनडिज़ायरेबल चीज़ें ना ग्रो हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एंटीबायोटिक्स में। अब जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो फिर हमें उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए कि उसमें फंगस भी आ जाए, उसमें वायरस आ जाए। तो फिर एंटीबायोटिक्स काम तो करेगा पर उसके साथ जो वायरसेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ जाएंगे, वो सब भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो फिर ऐसा ना हो, इसलिए हम सराउंडिंग्स को स्टेराइल रखते हैं। स्टेराइल माने क्लीन। या फिर हम मैन्युफैक्चर करें वैक्सीन्स और एंजाइम्स को, तो फिर वैक्सीन में भी मान लो वैक्सीन में अगर कोई अजीब सा अनडिज़ायरेबल मतलब ऑर्गेनिज़म आ जाए या फिर एंजाइम्स में आ जाए, तो फिर जब हम वो वैक्सीन लगाएंगे या फिर एंजाइम्स यूज़ करेंगे तो फिर वो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाएंगे। तो फिर इसलिए हमें सराउंडिंग को क्लीन रखना है और टूल्स को क्लीन रखना है जब हम बायोटेक्नोलॉजी का काम करें। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द conceptual development of principles of genetic engineering।
You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunity for variation and formulation of unique combination of genetic setups, some of which may be beneficial to organism as well as population. तो फिर हमें ऊपर वाले टेक्स्ट में ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हम वेरिएशंस कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म में, और उसके कारण न्यू और यूनिक जेनेटिक सेटअप आ जाते हैं जो बेनिफिशियल और एडवांटेज में यूज़ हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए और पॉपुलेशन के लिए भी। मान लो जैसे कि एक ऑर्गेनिज़म है, वो पहले हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता था, पर उसका प्रोजनी कर पाया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशंस आए, और अब उसका प्रोजनी उस हॉट क्लाइमेट को इंड्योर कर पा रहा है। तो फिर इसके कारण वो उस ऑर्गेनिज़म के लिए अच्छा हो गया, फ़ायदेमंद हो गया। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस कहते हैं, माने बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि इसके कारण जो आगे बढ़ने वाली जनरेशन है वो बढ़ पाती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी हैबिटेट में रहने की, क्योंकि वो ऑलरेडी उस हैबिटेट में एडजस्ट कर पाता है। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिर वेरिएशंस के कारण वो ऑर्गेनिजम्स फिट कर पाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई वेरिएशन नहीं आते, इसलिए हम कह नहीं सकते कि एसेक्सुअल कहते रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंड्योर कर पाए। मान लो जैसे कोई एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो फिर वो ठंडे क्लाइमेट में रहता है, और वो गर्म क्लाइमेट में आएगा तो फिर वो इंड्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है विदाउट एनी वेरिएशन। तो फिर उसकी जो आने वाली प्रोजेनीज भी होगी वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगी हॉट क्लाइमेट को, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट में ही सर्वाइव कर पाता है। तो क्योंकि उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये, और जिसमें कोई वेरिएशन आ तो नहीं रहे, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लोग इतना एडवांटेजेस नहीं कहते। पर इसका ये फ़ायदा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, फ्रॉम जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही सिमिलर ही रहेगी। पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, इसके कारण ऑर्गेनिजम्स न्यू हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसेस यूज्ड इन प्लांट्स। तो फिर ट्रेडिशनली जब हम ब्रीडिंग कराते थे प्लांट्स और एनिमल की, ब्रीडिंग कराना माने क्रॉस ओवर, माने डिफरेंट स्पीशीज़ की सेम एनिमल बट उसकी डिफरेंट प्रजातियों को रिप्रोडक्शन कराना। तो फिर हाइब्रिड का यही होता है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, डॉग्स की इतनी सारी हाइब्रिड्स होती है, तो फिर उसे हम हाइब्रिडाइजेशन में कह सकते हैं। और ये पहले ज़माने में भी ये हाइब्रिडाइजेशंस होती थी प्लांट्स और एनिमल्स में, वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिज़ायर्ड जीन्स। तो फिर इसमें ये बोला कि जब पहले हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे, माने क्रॉस ओवर करते थे दो डिफरेंट स्पीशीज़ का, सेम एनिमल्स या फिर प्लांट्स का, तो फिर हमें क्या मिलता था? हमें तो डिज़ायर्ड जीन्स मिलते ही थे, पर उसके साथ साथ क्या मिलते थे? अनडिज़ायर्ड जीन्स, माने जो कैरेक्टर्स हमें अपने न्यू प्रोजेनी में नहीं चाहिए वो भी आ जाते थे डिज़ायर्ड जीन्स के साथ।
मान लो हमें क्या कहते हैं चाहिए एक ऐसी काऊ जो क्या कहते हैं बीमार भी जल्दी ना हो और दूध भी अच्छा देती हो। तो फिर उसके लिए हम ब्रीड कराएंगे एक काऊ को जो क्या कहते हैं अच्छा दूध देती है, पर उस काऊ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी बीमार हो जाती है। और एक दूसरी काऊ है जो बहुत बुरा दूध देती है, पर उसका एक अच्छी बात है कि वो जल्दी बीमार नहीं होती। तो फिर हम इन दोनों का जब क्रॉस ओवर कराएंगे तो फिर ये ज़रूरी नहीं है पहले ज़माने के हिसाब से कि क्या कहते हैं हमें वही डिज़ायर जीन मिले कि क्या कहते हैं काऊ अच्छा भी दूध दे और बीमार भी ना हो सकता है कि हमें ऐसी भी काऊ मिल जाए जो बुरा दूध देती है और जल्दी भी बीमार हो जाए। तो फिर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स जो हम पहले प्लांट्स और एनिमल्स में करते थे, वो क्या कहते हैं सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स ही नहीं देते थे, पर उसके साथ अनडिज़ायर्ड जीन्स भी दे देते थे। The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of GNA cloning and GNA क्या बोल रही हूँ gene cloning and gene transfer, ओवरकम दिस लिमिटेशंस। तो फिर पहले हमें क्या मिलता था ब्रीड कराने से, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाता था। पर अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो बायोटेक्नोलॉजी, थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी जो हमें मिली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इंक्लूड करता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए माने एक डीएनए और दूसरे डीएनए को मिला के जो डीएनए मिलता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो फिर इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं दोबारा काऊ का। तो फिर हमें पता है एक काऊ ऐसी है जो क्या कहते हैं अच्छा दूध देती है पर जल्दी बीमार हो जाती है। तो फिर जो काऊ का ये अच्छा कैरेक्टर से जो माने अच्छा दूध देती है, तो फिर ये वाला जीन हम निकाल लेंगे उस काऊ से। और फिर दूसरी काऊ है जो बुरा दूध तो देती है पर जल्दी बीमार नहीं होती, तो फिर वो दूसरी काऊ से हम निकाल लेंगे ना जल्दी बीमार होने वाला डीएनए। और फिर हम इन दोनों डीएनए को जोड़ देंगे और फिर उस जुड़े जो नया डीएनए बना है इन दोनों डीएनए को जोड़ने से इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब बन गया। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्लोन करेंगे। क्लोन माने मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे और फिर हम इस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देंगे उस ऑर्गेनिज़म या उस काऊ में जो क्या कहते हैं हमें जिसके लिए चाहिए वो डिज़ायरेबल जीन है। तो फिर मान लो हमें चाहिए था कि जो काऊ अच्छा दूध देती है और जल्दी ना बीमार होए, तो फिर हम उसे ये नया जो जीन बना है इसे हम वो दे देंगे और उस दूसरी काऊ को भी दे देंगे जो बुरा दूध देती है, ताकि वो भी अच्छा दूध दे और वैसे ही वो जल्दी बीमार नहीं होती। तो फिर हम ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम इन दोनों काउस को दे दें ताकि दोनों काउस अच्छे दूध दे और ये दोनों काउस जल्दी बीमार ना हो। तो फिर ये था जीन ट्रांसफ़र, इसे ही कहते हैं जीन ट्रांसफ़र। ये एक एग्ज़ाम्पल था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और ये जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन ट्रांसफ़र क्या होता है। Overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or set of desirable genes without including undesirable genes into the target organism। तो फिर मैंने आपको अभी जो above examples बताए थे उसमें हमने देखा कि क्या कहते हैं ये जो हमें नया टेक्निक मिला है बायोटेक्नोलॉजी के कारण जो कहलाता है जीन इंजीनियरिंग। तो फिर इसमें हमने अबव एग्जांपल्स में देखा कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ वही जीन इंट्रोड्यूस किए ऑर्गेनिज़म हमारे केस में था काऊ। तो वह हमने वही जीन इंट्रोड्यूस किए ऑर्गेनिज़म को जो हमें चाहिए था उस ऑर्गेनिज़म में। इसमें बीच में कोई भी अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि हमने उससे लाया ही नहीं अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को। तो फिर हमें बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प किया कि हम सिर्फ वही जीन या फिर सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन को ऑर्गेनिज़म में इंट्रोड्यूस करें जो हमें चाहिए। सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स माने बहुत सारे डिज़ायरेबल जीन्स या फिर ओनली वन जीन या फिर एक
डिज़ायरेबल जीन, डिज़ायरेबल माने बताया था जो आपको चाहिए, तो फिर डिज़ायरेबल का मतलब है जो चाहिए वो वाला जीन हम ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। जीन इंजीनियरिंग के कारण टारगेट ऑर्गेनिज्म है, तो टारगेट ऑर्गेनिज्म हमारे एग्जांपल में था काउ। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन, तो फिर बिना क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किए अनडिज़ायरेबल जीन, माने जो जीन्स हम नहीं चाहते हम उन जीन को विदाउट इंक्लूड करें, हमने इंक्लूड कर दिया ओनली हमारा डिज़ायरेबल जीन्स थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। सो do you know that likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? तो फिर ये पूछ रहा है कि क्या कहते हैं क्या होगा उस डीएनए के साथ, उसकी किस्मत क्या होगी, उस डीएनए की किस्मत जो एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाए। अब ये एलियन ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? मान लो ह्यूमन का जीन हम ट्रांसफ़र कर दे किसी और एनिमल में, तो फिर वो एलियन ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। सपोज़ हम ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते यार बड़ा अजीब लगेगा, तो फिर एलियन ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे जो हमारे केस में ह्यूमन स्पीशीज़ से मिलता जुलता ना हो। तो फिर अब इस जीन का क्या होगा? तो फिर ये जीन मोस्ट लाइकली क्या कहते हैं दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्फ। मान लो हम किसी ह्यूमन का जीन बस ऐसे ही डाल दे डॉगी के बच्चे में, तो फिर वो थोड़ी ना वो जीन मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो पाया प्रोजेनी सेल में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अजीब भी बात है। तो फिर इसलिए कह रहे कि ये जो डीएनए है वो एलियन ऑर्गेनिज्म, अब हमारे एग्जांपल में एलियन ऑर्गेनिज्म हो गया डॉग, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, तो फिर मान लो अगर ये डीएनए जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट माने जीन में पहुंच जाए, ये डीएनए ऑफ द रेसिपिएंट माने जो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जीन, एक सेकंड डॉगी नहीं लेते, एक दूसरे ह्यूमन ही ले लेते। तो फिर हमें पता है कि हम ह्यूमंस के अंदर एंटीजेंस होते हैं जो फॉरेन और सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते। तो फिर मान लो वायरस हमारे अंदर घुसना चाहता है, तो फिर उसका डीएनए तो नहीं मल्टीप्लाई हो पाएगा, अगर वो ऐसे ही अंदर आ जाएगा सेल में नहीं हो पाएगा। तो फिर अब उस वायरस को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे जीन में आना पड़ेगा, मतलब उससे हमारे जीन का भाग बनना पड़ेगा, तब भी वो मल्टीप्लाई कर पाएगा, वरना उसकी तो कोई वो नहीं है, उसे क्या कहते हैं हाउडी नहीं बोलना चाहिए वैसे। तो फिर वो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ताकत है नहीं हमारे अंदर मल्टीप्लाई करने की। तो फिर वो उसके लिए क्या करेगा, वो हमारे जीन में जाएगा, उसमें मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा हमारे जीन में, और फिर हमारा जीन क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहेगा तो फिर वो भी हमारे जीन के साथ मल्टीप्लाई होते रहेगा और फिर हम बीमार हो जाते हैं। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद दी होस्ट डीएनए। तो फिर अब जब वायरस हमारे जीन के साथ मिल जाएगा तो फिर हम तो होस्ट डीएनए बन गए ना, तो फिर वो हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा, तो फिर हम जो होस्ट है हमारे अंदर वो आ जाएगा, मतलब पूरा मल्टीप्लाई होकर अपनी कॉलोनी बना लेगा क्योंकि वो हमारे जीन के साथ मिक्सअप हो गया। दिस इज़ बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो फिर अब ये होस्ट डीएनए का पार्ट बन गया, ये वायरस का डीएनए, ये एग्जांपल है ना वायरस। तो फिर इसीलिए वो क्या कहते हैं डीएनए मल्टीप्लाई कर पाए क्योंकि वो क्रोमोसोम का भाग बन गया, विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब ये क्योंकि क्रोमोसोम का भाग बन गया ये वायरस, तो फिर अब इसके पास शक्ति आ गई रेप्लिकेट करने की, रेप्लिकेट माने मल्टीप्लाई करने की। इन अ क्रोमोसोम देयर इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो फिर क्रोमोसोम हमारा जो होता है उसमें डीएनए में एक स्पेसिफिक जगह होती है, सीक्वेंस माने जगह, जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि
एक जगह जहाँ से क्या कहते हैं रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, यानी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो फिर अब ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो फिर हमें ये पता चला इस अबव टेक्स्ट से कि क्या कहते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए को, माने कोई भी डीएनए जो हमारा नहीं है, बाहर से लाया गया डीएनए है, तो फिर उसे एलियन पीस ऑफ डीएनए कहेंगे। तो फिर अगर हमें इस डीएनए को बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो इससे पहले एक क्रोमोसोम का भाग बनना पड़ेगा, माने अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो फिर उसे क्रोमोसोम के ऐसे भाग में होना पड़ेगा जहाँ पर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, माने जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए। तो फिर ये जो बाहर वाला डीएनए है, मान लो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए है, इसे क्रोमोसोम में आना पड़ेगा ताकि ये क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो सके। तो फिर मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है, तो फिर इस क्रोमोसोम को यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आना होगा। तो फिर ये ऐसे होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड हो गया, तो फिर ये अब मल्टीप्लाई हो पाएगा, बहुत अपनी कॉपीज़ बना पाएगा ये ऐसे करके। अभी अपनी कॉपीज़ बना पाएगा क्योंकि अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जुड़ चुका है। तो फिर ऐसे करके अपनी कॉपीज़ बनाते ही जाएगा जब तक ये पूरा ऑर्गेनिज्म को ढक ना दे अपने ही डीएनए से, ताकि वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे काबू पा सके। तो फिर एक एग्ज़ाम्पल था कि कैसे एलियन पीस ऑफ डीएनए हमारे मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन सके। Thus an alien DNA is linked with origin of replication। तो फिर अब ये जो एलियन डीएनए है, ये क्या कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड हुआ, इसलिए ये क्या कहते हैं रेप्लिकेट हो पाया। लिंक्ड माने जॉइंड और या फिर बाइंड, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ताकि ये डीएनए रेप्लिकेट कर सके और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है। दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो फिर हम इससे कह सकते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग माने सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना। जैसे कि हम देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोजनी अपने पेरेंट के एकदम आइडेंटिकल है, तो फिर जो प्रोजनी है वो एक तरीके से क्लोन हो गया अपने पेरेंट का। क्लोन माने एकदम सिमिलर, तो फिर क्लोनिंग का माने एकदम सिमिलर कॉपीज़ बनाना है इस सेंस में। क्लोनिंग और मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट। तो फिर इसमें बोला क्लोनिंग या फिर मेकिंग आइडेंटिकल कॉपी, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी, या फिर बहुत सारे कॉपीज़ बनाना उसी सेम डीएनए टेम्पलेट का। हमने एग्जांपल लिया था इसका, तो फिर इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेगी, मल्टीपल कॉपीज़ इसी डीएनए टेम्पलेट की, इसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए में। तो फिर ऐसे करके बनेगा। Let us now focus on the first instance। फर्स्ट इंस्टेंस माने क्या कहते हैं पहली बार जो हुआ, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फिर हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था।
दी कंस्ट्रक्शन माने बनना। तो फिर हम पहले पढ़ेंगे कि ये बना कैसे। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए माने सबसे पहले ये बना था ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। दी construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid। तो फिर हमने क्या कहते हैं इसमें एक जीन लिया, एक ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं रेजिस्ट करे माने उसका उस पर असर ना पड़े। रेजिस्ट करना मतलब होता है रोकना। तो फिर ये एंटीबायोटिक्स को रोक लेता था अपने में, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस जीन को एंटीबायोटिक्स से विद अ नेटिव प्लाज्मिड। तो फिर हमने इस क्या कहते हैं ऐसे डीएनए को जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स से जिसको कुछ नहीं होता ऐसे डीएनए को हमने एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। और ये प्लाज्मिड कैसे है? ऑटोनोमियसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो फिर ये ऐसे प्लाज्मिड से जोड़ा जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर पाए, माने बहुत सारे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए, और ये सर्कुलर है शेप में। तो फिर हम पढ़ रहे थे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो कहाँ से बाहर निकला। इमर्ज माने बाहर निकलना। फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो फिर हमने एक ऐसे जीन को लिंक किया। लिंक करना माने जोड़ना, जो बनाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो बनाता है एंटीबायोटिक के खिलाफ माने रेजिस्टेंस माने रोकना या फिर खिलाफ विद अ नेटिव प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमियसली माने इंडिपेंडेंट। रेप्लिकेटिंग माने क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करना और या फिर रिप्रोड्यूस करना, है ना। रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये सर्कुलर शेप में होता है, इससे सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम के अंदर नहीं पाया जाता। गूगल में यही डेफिनेशन दी थी भाई। और क्या लिखा है यहाँ पर? इसमें ऐसे लिखा है कि क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या कहते हैं डीएनए जो होता है वो बाहर के फैक्टर्स से कंट्रोल होता है। हाँ, तो फिर प्लाज्मिड एक ऐसी प्रजाति का चीज़ है जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है माने मल्टीप्लाई होता है और सर्कुलर होता है शेप में, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इतनी लंबी डेफिनेशन प्लाज्मिड की। और फिर ये प्लाज्मिड कौन सी स्पीशीज़ का है? और सैल्मोनेला टाइपीमीरियम। तो फिर ये एक प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइपीमीरियम स्पीशीज़ का है। कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है बोलने में, लिख लेना। पर स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो फिर अब ये महान मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कहते हैं ये रिसर्च की और फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे बनाया इन 1972। तो फिर जो अभी हमने ऊपर देखा कि क्या कहते हैं ये एक ऐसे डीएनए से प्लाज्मिड को जोड़ा गया जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बनाता है, मतलब एंटीबायोटिक्स के एकदम खिलाफ वाला प्रोटीन बनाता है। हमने ऐसे जीन को जोड़ दिया प्लाज्मिड से। तो फिर ये किसने किया था ऐसी रिसर्च? ये किया था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। और वो भी कौन सी ईयर में? 1972। बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो फिर उन्होंने क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब एंटीबायोटिक को रोकने वाले जीन को क्या कहते हैं इन्होंने आइसोलेट किया, माने अलग, एकदम अलग रखा, हर चीज़ से अलग। बाय कटिंग वन
by cutting out a piece of DNA from a plasmid. तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, अब जीन को तो ले लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, बाय कटिंग आउट पीस ऑफ DNA फ्रॉम प्लाज्मिड. तो फिर एक प्लाज्मिड के थ्रू इनने क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट किया था, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फेरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस.